जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का विज्ञान साइंस का रिवीजन को शुरू किए थे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज हमारा दोस्तों 10th क्लास का जो होगा सेकेंड यूनिट होगा अम्ल क्षारक और लवण। देखिए दोस्तों, अगर अम्ल क्षारक एवं लवण की बात करें तो ये कोई भी एग्जाम हो, इसमें से दोस्तों चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, हर एक एग्जाम में अम्ल क्षार से कम एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। एक से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है और पूछता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे साइंस का, और क्वेश्चन के माध्यम से ही सारा का सारा कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अम्ल नीले लिटमस के रंग को डैश में बदल देता है। डैश में बदल देता है यानी कि दोस्तों अम्ल जो होता है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, पहली बात हम यहाँ पे लिटमस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिटमस कुछ सूचक के बारे में जो दोस्तों क्या करता है, अम्ल क्षार का सूचक होता है। तो अगर लिटमस है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम दोस्तों, अम्ल को रखते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, क्षार को रखते हैं, अम्ल को क्षार को। अब यहाँ पे दोस्तों क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अगर लिटमस होगा तो लिटमस का कोई भी कलर हो, लिटमस अगर है और लिटमस का कोई भी कलर हो और अम्ल में अगर डाला जाएगा तो वो हमेशा क्या करेगा, लाल कलर में ही बदलेगा। अम्ल क्या करेगा, लाल कलर में ही बदलेगा, और क्षार जो होगा इसको क्या करेगा, नीला कलर में बदलेगा। क्या करेगा, नीला कलर आने की ब्लू कलर में बदलेगा। क्या करेगा ये, नीला कलर में बदलेगा, क्षार क्या बदलेगा, नीला कलर में बदलेगा। अब अगर हम अगला सूचक की बात करें दोस्तों, अगला सूचक की बात करें तो लिटमस के अलावा भी बहुत सारे सूचक हैं। देखिए दोस्तों, या तो मिथाइल हो, क्या हो, मिथाइल हो, या तो मिथाइल ऑरेंज हो, मिथाइल हो या तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रहे या तो मिथाइल ऑरेंज रहे, मिथाइल ऑरेंज रहे। और इसका दोस्तों चाहे कोई भी कलर हो, चाहे कोई भी कलर हो। वैसे भी अगर देखा जाए दोस्तों, मिथाइल का कलर जो होता है, मिथाइल का कलर क्या होता है, ये लाल होता है। और मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो बेसिकली नारंगी कलर का होता है। ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, तो ये नारंगी कलर का होता है। तो इसमें जो भी कलर हो, और चाहे मिथाइल का कलर लाल हो या नारंगी हो, ये क्या करेगा, अगर मिथाइल या मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के साथ अम्ल में मिलाया जाएगा, अम्ल में मिलाया जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये लाल कलर में ही बदलेगा। अम्ल क्या करेगा, लाल कलर में ही बदलेगा। लेकिन क्षार के केस में दोस्तों बदल जाएगा। क्षार में क्या होगा, मिथाइल या मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, ये पीला कलर देगा। क्या कलर देगा, पीला कलर देगा। क्या देगा, पीला कलर देगा। अब दोस्तों अगला, अगर हम अगला सूचक की बात करें तो अगला सूचक दोस्तों जैसे कि क्या हो जाता है, फिनोफ्थलीन का बॉल होता है। फिनोफ्थलीन का बॉल दोस्तों, जो कपड़े को रखने के लिए, कपड़े को दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए गोली डाला जाता है, फिनोफ्थलीन बॉल, जिससे क्या होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, कपड़े सुरक्षित रहे। तो फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन बॉल की बात करें, फिनोफ्थलीन बॉल, फिनोफ्थलीन बॉल, इसका कलर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इसका रंगहीन कलर होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। कलर में अगर फिनोक्साइड की बात करें तो ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो जब एसिड में डाला जाएगा तो ये रंगहीन कलर, रंगहीन ही होगा। ये क्या होगा, रंगीन होगा, यानी कि कोई कलर नहीं देगा। जैसा फिनोक्साइड बॉल होगा अमल में वैसा ही दिखेगा। लेकिन लेकिन क्षार में अगर इस फिनोक्साइड बॉल को डाला जाएगा तो वो कैसा कलर देगा, तो ये गुलाबी कलर देगा। कैसा कलर देगा, गुलाबी कलर देगा। पिंक, गुलाबी कहने का क्या मतलब दोस्तों, पिंक कलर देगा, गुलाबी यानी कि पिंक कलर। और पीला की बात करें तो क्या होगा, येलो। और नीला का मतलब क्या दोस्तों, ब्लू। और रेड का मतलब, लाल का मतलब रेड, रेड। और रंगीन का मतलब क्या, कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस देगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, कुछ अम्ल क्षार के सूचक है। क्या है, कुछ अम्ल क्षार के सूचक है। कुछ दोस्तों प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, ये सारे के सारे क्या दोस्तों, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये आर्टिफिशियल रूप से हैं। ये दोनों क्या आर्टिफिशियल है। लिटमस पेपर प्राकृतिक हो सकता है,
अम्ल नीले लिटमस के रंगों को डैश में बदल देगा। अगर अम्ल है, अगर देखिए दोस्तों, अम्ल एक ऐसा मशीन है, लिटमस कोई भी कलर का होगा वो लाल ही में बदलेगा। क्या करेगा? लाल कलर में ही बदलेगा। तो यहाँ पे लाल कलर यानी कि बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिटमस पेपर की तरह डैश भी रासायनिक पदार्थों की प्राकृतिक प्रकृति का परीक्षण करने के लिए एक प्राकृतिक संकेत है। प्राकृतिक संकेत है। तो प्राकृतिक संकेत क्या है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम है, नील है, हल्दी है, खाने का सोडा है। तो यहाँ पे दोस्तों हल्दी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हल्दी क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हल्दी की बात करें दोस्तों, हल्दी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मरिक बोलेंगे। तो हल्दी का दोस्तों इसमें क्या 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 हो क्या कंडीशन है कि ये अम्ल में क्या देगा, ये क्षार में क्या देगा? तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे दोस्तों अब हम हल्दी के बारे में जानेंगे कि हल्दी अम्ल में कैसा कलर देता है या तो क्षार में कैसा कलर देता है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या रखेंगे? अम्ल को रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे? क्षार को रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे क्षार है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्राकृतिक सूचक के बारे में हम बात करें। यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरली जो चीज मिलता है। जैसे हल्दी क्या है? हमारा नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। क्या हल्दी को हम केमिकल के थ्रू से बना सकते हैं क्या? जैसे कि प्लास्टिक है दोस्तों, प्लास्टिक को हम क्या करते हैं? केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। पिछले में हमने क्या देखा? फिनोफ्थलीन वॉल की बात करें तो वो भी हम प्लास्टिक यानी कि केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। लेकिन हल्दी जो हमारा क्या है? नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। हल्दी का इंग्लिश टर्मरिक होता है दोस्तों। तो अम्ल और क्षार, तो हल्दी दोस्तों जब अम्ल में जाएगा तब कैसा कलर देगा? हल्दी हल्दी देखिए दोस्तों, हल्दी अगर दोस्तों अम्ल में जाता है, हल्दी क्या होगा? हल्दी अगर अम्ल में जाएगा, हल्दी अगर अम्ल में जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हल्दी में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि हल्दी कैसा दिखता है? पीला दिखता है। तो ये पीला ही रहेगा, यानी कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। जब हल्दी को अमल में डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि पीला का पीला ही रहेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। लेकिन जब क्षार में इसको डाला जाए दोस्तों, क्षार में अगर इसको डाला जाए, अगर इसको क्षार में डाला जाए तो ये दोस्तों लाल भूरे रंग का हो जाता है। कैसा होगा? लाल भूरे रंग का। लाल भूरे रंग देता है। क्षार में क्या देगा? लाल भूरे रंग देगा। लाल भूरे रंग को देता है क्षार में, यानी कि रेडिश ब्राउन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर देता है। रेडिश ब्राउन कलर देगा किसमें? क्षार में। ये हम दोस्तों हल्दी की बात कर रहे हैं। किसकी बात की हम लोगों ने? हल्दी की बात कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों एक क्या होता है? लाल बंदा गोभी होता है, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी होता है, लाल पत्ता गोभी होता है। ये भी हमारा क्या दोस्तों? प्राकृतिक सूचक है। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक है। लेकिन देखिए लाल पत्ता गोभी है, लेकिन लाल पत्ता गोभी ही हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे। इसका क्या करेंगे? जूस बनाएंगे। लाल पत्ता गोभी का जूस बनाना पड़ेगा। और इस जूस को, लाल पत्ता गोभी का जूस को किस में डालेंगे? अम्ल में डालेंगे। तो ये कैसा देगा? रेडिश यानी कि लाल कलर में देगा लगभग। ये क्या देगा दोस्तों? रेडिश यानी कि लाल कलर में। रेडिश यानी कि लगभग लगभग क्या करेगा? ये लाल कलर ही देगा। अगर लाल पत्ता गोभी में देंगे तब जूस में, हमने क्या कहा दोस्तों? इसका जूस बनाएंगे, पत्ता गोभी का डायरेक्ट नहीं, जूस के साथ। जूस के साथ यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। और क्षार में जब डालेंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा? ग्रीन कलर देगा, यानी कि हरा कलर। लाल पत्ता गोभी क्या करेगा? क्षार में हरा कलर देगा। क्षार में क्या करेगा? ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर देगा। क्या करेगा? हरा कलर देगा। अब एक प्राकृतिक सूचक और हमारा होता है दोस्तों, प्याज होता है। क्या होता है? प्याज। प्याज होता है। क्या होता है दोस्तों? प्याज होता है। प्याज। प्याज का क्या मतलब दोस्तों? ऑनियन। ऑनियन। प्याज मतलब ऑनियन। और ये क्या है दोस्तों? रेड। ये हमारा क्या? रेड कैबेज। रेड कैबेज, कैबेज यानी कि लाल बंधा गोभी।
तो ये प्याज की बात करें दोस्तों, जब प्याज को अम्ल में डाला जाएगा ना, तो प्याज का जैसा गंध होता है ना, ये गंध से संबंधित होता है। तो जैसा गंध होगा ये वैसा ही गंध देगा, यानी कि सेम स्मेल होगा। गंध जैसे प्याज का गंध जैसा होता है वो सेम स्मेल, यानी कि गंध उसका सेम रहेगा। गंध क्या रहेगा? सेम रहेगा। गंध क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों जब क्षार में इसका, क्षार में जब प्याज को डाला जाएगा, तो प्याज का दोस्तों गंध क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। स्मेल यानी कि गंध क्या होगा? प्याज का गायब हो जाएगा। प्याज का गंध गायब हो जाएगा। प्याज का गंध गायब हो जाएगा। तो ये क्या था दोस्तों? कुछ प्राकृतिक सूचक थे, कुछ क्या थे? प्राकृतिक सूचक थे। और जैसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों वैसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वाद में डैश होते हैं, क्षार स्वाद में डैश होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्षार की बात करेंगे, और क्षार यानी कि बेसिक, और यहाँ पे अम्ल की बात करेंगे। तो दो हो गया। तो अगर स्वाद की बात करें दोस्तों, क्षार की स्वाद, तो क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? बिटर कह सकते हैं। बिटर। और अम्ल की अगर बात करें दोस्तों, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल की की बात करें तो अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा, यानी कि सोर। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ये स्वाद के बारे में बात करें दोस्तों, हम लोग किसके बारे में यहाँ पे? टेस्ट के बारे में, कि इनका स्वाद या टेस्ट कैसा है। स्वाद या तो टेस्ट कैसा है। तो अम्ल का कैसा है? खट्टा टेस्ट है। और क्षार का कैसा है? बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट है। कैसा है? कड़वा टेस्ट है। कड़वा टेस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्षार स्वाद में कैसा होते हैं? तो क्षार स्वाद में कैसा होते हैं? कड़वा होते हैं, बीटर होते हैं, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अम्ल प्लस धातु, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से दोस्तों अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि जब अम्ल को धातु के साथ मिलाया जाएगा तो लवण बनेगा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा? तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स के नाम से दोस्तों एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है यूट्यूब में, उसको जाके अगर आप देखते हैं तो 10th क्लास या 9th क्लास का जितने भी केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम 20-20 25 मिनट के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बना के रखे हैं। वहां से अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट है वहां पे दोस्तों, जो कि केमिस्ट्री क्रैश कोर्स नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि अम्ल और धातु को जब लवण के साथ मिलाएंगे, यानी कि अम्ल को धातु के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है? तो अम्ल की बात करें दोस्तों, यानी कि देखिए, अम्ल प्लस क्या है? धातु। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है। अम्ल और धातु को जब मिलाएंगे तो एक तो हमारा लवण बन जाएगा। लवण यानी कि सॉल्ट दोस्तों, नमकीन जिसको कहते हैं, सॉल्ट। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा क्या बनेगा? जब अम्ल और धातु को मिलाएंगे तो इसके साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले कोई भी अम्ल ले लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, HCl अम्ल को लिया, इसके साथ हमने क्या किया, कोई भी धातु दोस्तों, जैसे कि कॉपर धातु को ले लिया हमने, कॉपर धातु के ले लिया, यानी सबसे आसान धातु लेते हैं दोस्तों सोडियम को। क्या लेते हैं? सोडियम को। तो सोडियम जो है हाइड्रोजन से क्या है? हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। और क्या बनाएगा यहाँ पे? NaCl प्लस, ये हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा NaCl क्या है? सॉल्ट है। NaCl क्या है? सॉल्ट है, यानी कि लवण है। और H2 क्या है? हमारा हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी अम्ल और धातु का रिएक्शन होगा तो लवण तो देगा, उसके साथ साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस भी देगा। हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? तो ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अम्लों के साथ, यानी कि देखिए, जैसे कि मान लेते कि यहाँ पे क्या है? अम्ल है प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट,
धातु हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए दोस्तों, अगर इसका इंग्लिश धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में देख के लिख रखा है, तो वहां से अब डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, क्योंकि फिर से इंग्लिश और हिंदी साथ ही साथ लिखना उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब अम्ल और प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाएंगे, तो इसमें भी क्या बनेगा दोस्तों, निश्चित रूप से क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, लवण बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बनता है, साथ ही साथ यहाँ पे जल बनेगा, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा डायरेक्ट, ये सारी कंसेप्ट को दोस्तों मैं केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में बता रखा है, वहां पे अगर देखते हैं तो डायरेक्ट में एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेनेशन किया है, वहां पे जाके देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अम्ल और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल के अंतर्गत में की बात, अम्ल की बात करें दोस्तों, तो हम कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जिसे हमने ले लिया HCl अम्ल, इसके साथ साथ अगर चाहें तो H2SO4 या नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। तो दोनों अम्ल के साथ दोस्तों हम रिएक्शन करके यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन अम्ल के साथ दिखाते हैं, हाइड्रोजन अम्ल के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम HCl के साथ करके दिखाते हैं। तो HCl हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो HCO3 ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक होता है दोस्तों कार्बोनेट, तो जिसको CO3 कहते हैं, ये क्या कहलाता है, कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बोनेट। तो जब धातु और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी क्या होगा, यही प्राप्त होता है, अम्ल और धातु कार्बोनेट। यहाँ पे धातु धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बल्कि धातु कार्बोनेट के कराएंगे तब भी यही चीज रिजल्ट प्राप्त होगा, या तो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो धातु के साथ ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसके साथ हमें क्या करेंगे, कोई भी धातु ले लेते हैं। तो कोई भी धातु, जैसे कि सोडियम धातु ही हम ले लिया, तो NaHCO3 ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। ये क्या है, धातु कार्बोनेट है, और ये NaHCO3 है, धातु कार्बोनेट। अब यहां से दोस्तों हम इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये सोडियम हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। साथ ही साथ क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बनाएगा। दोस्तों क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कौन सा गैस मिल रहा है, पहला तो एक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जल मिल रहा है, लवण मिल रहा है, जल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन गैस क्या कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी अम्ल जब भी अम्ल और क्षार जब भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन करवाया जाएगा, तो हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा, और इसके साथ साथ क्या देगा दोस्तों, जल का निर्माण करेगा। क्या बनेगा, अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा, तो लवण और क्या करेगा, क्षार का यानी कि लवण और जल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। तो इस पूरे रिएक्शन की अगर बात करें दोस्तों, इस पूरे अभिक्रिया को, तो इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम कोई एग्जाम्पल की बात करें, तो अम्ल में हमने ले लिया कौन सा अम्ल, HCl अम्ल ले लिया। क्या लिया हमने, HCl अम्ल। इसके साथ साथ हमने क्या लिया, क्षार, कोई भी क्षार ले लेते हैं, जैसे NaOH हमारा क्या है, क्षार है।
देखिए दोस्तों, जो अम्ल होगा वो H प्लस आयन देगा, जो क्षार होगा वो OH माइनस आयन देगा। तो जब इन दोनों को जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त होगा। क्या होगा, NaCl प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे ये H2O बनेगा। और ये जो NaCl होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, खाने वाला नमक सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है। तो इसका पीएच मान की अगर बात करें दोस्तों, तो कितना होता है, 7 होता है। NaCl खाने वाला सॉल्ट का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। चाहे KCl बात कर लो, चाहे NaCl बात कर लो, KCl का भी पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 ही होता है। तो ये क्या होगा, NaCl हमारा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस या अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। संयोजन अभिक्रिया के बारे में दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देख चुके हैं, अपघटन अभिक्रिया के बारे में पीछे देख चुके हैं। तो दोस्तों रिपीट करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, और जो कम H प्लस आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पीएच स्केल की जब हम बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो ये मान लेते हैं क्या दोस्तों, हमारा पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, जिसमें हमारा क्या दोस्तों, इसमें इस प्रकार से कुछ होता है। एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 होगा, और ये हमारा क्या होगा, 7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 14 होगा। तो ये पीएच स्केल है हमारा, ये क्या है, पीएच स्केल है। तो 7 से नीचे तक, 7 से नीचे तक जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा, यानी कि अम्ल को दर्शाएगा। वो अम्ली, वो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और अम्ल का मतलब क्या है दोस्तों, एसिड, और क्षार का मतलब क्या, बेस। तो जो 7 से अधिक जिसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और 7 से जो कम कहलाएगा, कम होगा एसिड यानी कि पीएच वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और जिसका दोस्तों 7 होगा वो क्या कहलाएगा, उदासीन, उदासीन कहलाएगा, या उदासीनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, या तो न्यूट्रल कहलाएगा। उदासीन कहने का क्या मतलब है, न्यूट्रल कहलाएगा, यानी कि इसमें ना तो अम्ल का गुण होगा ना तो क्षार का गुण होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो 0 को दर्शाता है वो सबसे अधिक अम्लीयता को दर्शाएगा। अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय है। क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और H प्लस आयन की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा H प्लस आयन जाएगा। जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर जाएंगे वहां पे अम्ल H प्लस आयन क्या होगा, कम होगा। H प्लस आयन क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे H प्लस आयन अधिक होगा। यहाँ पे H प्लस आयन क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा 0 डिग्री पर, यानी कि जीरो, जीरो पर। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो H प्लस आयन की से क्या होगा, सांद्रता घटते जाएगा। यानी कि H प्लस आयन जिसमें अधिक होगा वो क्या होगा, मजबूत अम्ल कहलाएगा। यानी कि 0 के आसपास जो इधर होगा वो क्या कहलाएगा, मजबूत अम्ल कहलाएगा। और जो इधर 7 के आसपास जिसका वैल्यू कम होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है, और क्षार जो होता है OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा, जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वहां पे OH माइनस आयन की OH माइनस आयन देगा, और ये अधिक मात्रा में देगा। और इधर 7 के आसपास अगर जाएंगे तो OH माइनस आयन को कम देगा, और यहाँ पे अधिक देगा। और जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्षारीय होगा। वो क्या होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देगा, यानी कि 0 के आसपास होगा, वो क्या कहलाएगा, मजबूत अम्ल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मजबूत अम्ल। यानी कि मजबूत को हम क्या बोलेंगे, मजबूत को हम क्या बोलेंगे, प्रबल बोलेंगे, यानी कि प्रबल अम्ल कहलाएगा। और जो कम H प्लस आयन देगा वो भी अम्ल है, अम्ल तो वो भी है, लेकिन वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, कमजोर अम्ल होगा। क्या होगा, कमजोर अम्ल होगा। तो यहाँ पे क्या, पहले में क्या भराएगा, परबल। तो पहले परबल परबल पहले नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। परबल अम्ल, परबल अम्ल, इसमें तीनों में है, तो क्या होना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं, दोनों हमारा अम्ल के बारे में ही है। तो इसमें दोनों में देखिए, ये दोनों में क्षार क्षार है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल होगा।
जब अधिक H प्लस आयन देगा तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और जो कम H प्लस आयन देगा वो दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा तो क्या करेगा, OH माइनस आयन को क्या करेगा, अधिक देगा। ये ऊपर तीर है मतलब दोस्तों अधिक देगा। और दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार की बात करें तो OH माइनस इसमें क्या देगा, OH माइनस तो दुर्बल क्षार में भी देगा लेकिन कम देगा इसमें। दुर्बल OH माइनस आयन क्या करेगा, कम देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अम्ल क्षार का जो पीएच वैल्यू है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब उदासीन की बात करें दोस्तों, तो ना तो इसमें H प्लस आयन देगा ना तो OH माइनस आयन देगा। जैसे कि हमने क्या बताया, NaCl, तो NaCl क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार का या तो H प्लस या तो OH माइनस दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे ये NaCl क्या होता है, उदासीन होता है, और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और H2O की बात करें तो इसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है। तो दो चीज, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दोस्तों, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर, तो ये H2O और NaCl का भी पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है, सांद्रता में कमी आ जाती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई, यहां पे देखिए ये क्या है दोस्तों, ये क्या मान लेते हैं, क्या है, एक इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ अम्ल को रखा गया है, मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा गया है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2 H2SO4 यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे, यानी कि ये, इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। इसमें डेंसिटी क्या होगा, अम्ल का, H2SO4 का अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। और एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, दूसरा कंटेनर में दोस्तों इसमें भी क्या है, H2SO4 ही है, इसमें भी क्या है, H2SO4 ही है। लेकिन इसमें क्या किया गया दोस्तों, कुछ मात्रा को पानी से, यानी कि इसमें पानी भी मिक्स कर दिया गया है। H2SO4 तो है ही, साथ ही साथ क्या है, H2O को भी मिला दिया गया है, क्या है, H2O को भी मिला दिया गया है। तो जब किसी अम्ल में पानी मिक्स होता है, जब किसी अम्ल में पानी मिक्स होता है तो वो क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है, या डाइल्यूशन कहलाता है। यानी कि दोस्तों अम्ल का जो पावर था, उस पावर को थोड़ा सा पानी डाल करके कम कर दिया गया है। तनुकरण मतलब क्या होता है, कम करना, पावर को कम करना। तो अम्ल की पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा एक बात और दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूं, यहाँ पे दो कंटेनर है, एक में क्या है, यानी कि पानी और अम्ल को जब मिक्स करना है, पानी और अम्ल को जब मिक्स करना है, तो जब भी पानी और अम्ल को मिक्स करना होता है तो पानी को ऊपर से नहीं मिलाया जाता है, पानी को ऊपर से नहीं मिलाया जाता है, बल्कि पहले पानी होगा और ऊपर से हम कोई भी अम्ल को डालेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से हम कोई भी अम्ल को डालेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर पहले अम्ल है, मान लेते हैं इसमें क्या है, अम्ल है, H2SO4 है, और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, क्या करें, पानी डाल रहे हैं। तो जब पानी डालेंगे तो पानी डालने पर ये H2SO4 क्या होगा, छींटा मारेगा, छटकेगा ऊपर, ये क्या होगा, पानी छलकता है, H2SO4 क्या होगा, छलकेगा अम्ल। तो जब ये छलकेगा अम्ल तो आसपास में किस जो कोई होगा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब भी तनुकरण करना होता है तो पानी को पहले डेंस यानी कि बर्तन में रखा जाता है, या तो फ्लास्क में रखा जाएगा, और ऊपर से अम्ल को मिलाया जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अम्ल और पानी को जब भी मिलाया जाएगा तो पानी पहले से कंटेनर में होगा और ऊपर से अम्ल को डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएच में पी क्या दर्शाता है, पी क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, पीएच की बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाने के लिए दोस्तों, हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाने के लिए पीएच वैल्यू को लाया गया है। तो यहां से पी हमारा क्या बात कर दर्शा रहा है, पोटेंस, सॉरी सॉरी,
पी हमारा क्या दर्शा रहा है, पोटेंस। पी क्या दर्शा रहा है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पी हमारा पोटेंस को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे पी से पोटेंस यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर पीएच की बात करें, तो अगर 7 पीएच वैल्यू 7 से क्या है, छोटा है, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर पीएच बराबर यानी कि पीएच का वैल्यू 7 के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि वर्षा जल का पीएच कितना कम होने पर अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा का जो पीएच वैल्यू अगर अगर 5.6 से कम हुआ, 5.6 से कम हुआ, तो वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा कैसे होता है, इसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अम्लीय वर्षा के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्यों होता है, क्यों कैसे होता है। तो देखिए देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे आसपास में बहुत सारे इंडस्ट्री है, क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, जिसके थ्रू से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, या तो प्रदूषित पदार्थ निकलता है, धुआं निकलता है या तो प्रदूषित पदार्थ निकलता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से गैस निकलते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, कौन कौन से गैस निकलते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों क्या निकलता है, SO2 निकलता है, NO निकल यानी कि नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, ये गैस निकलता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है। तो ये सारी गैसें जो होता है दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री से निकलता है। क्या होता है, इंडस्ट्री या तो जो उद्योग उद्योग होता है वहां से निकलता है। तो ये जब निकलता है दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। ये सारा का सारा गैस हमारा कहाँ पे चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, घुल मिल जाता है। जब ये वायुमंडल में चला जाता है दोस्तों, तो वायुमंडल में जाने के बाद क्या करता है, तो वायुमंडल में चला जाता है। तो जब बारिश का मौसम होता है, तो जब बारिश की बूंदें हमारा बन के गिरता है, क्या गिरेगा, H2O हमारे पानी की बूंदें हैं। तो ये पानी की बूंदें जब गिरता है, तो इस पानी की बूंदें के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, मिक्स हो जाता है। क्योंकि पानी की बूंदें गिरेगा तो वायुमंडल में तो गैसियस भरा हुआ है, तो ये पानी के साथ में क्या होता है, पानी के साथ में मिक्स हो जाता है, और ये जल के साथ मिल करके क्या बनाता है, H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है। और ये H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। तो पहला एक अम्लीय वर्षा का कारण एक हो गया ये। दूसरा दोस्तों, अगर हम H2SO4 के साथ की बात करें, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में है, ये भी मिक्स हो जाएगा। तो इसके साथ भी मिला करके क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ये हमारा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अम्लीय वर्षा का कारण हो गया। तो जब भी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, तो ये अम्लीय वर्षा के बारे में बताता है। और अम्लीय वर्षा कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया। अगर हम दोस्तों देखिए दोस्तों, जब पहली बारिश होता है, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस, ये सब सारी गैसें होता है। तो पहली जब बारिश होता है, तो ये अधिक मात्रा में मिक्स होता है जल के साथ। तो पहली बारिश की बूंदे में कहा जाता है कि नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे अम्लीय वर्षा होता है, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, और हमारे जमीन के लिए भी, भूमि के लिए भी हानिकारक होता है। क्या होता है, हमारी भूमि के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी कि जो उपजाऊ भूमि होता है उसके लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे के विकास को, जो पोषक तत्व होता है जमीन में, उसको नष्ट कर देता है। यानी कि भूमि का पोषक तत्व को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और इस अम्लता को दूर करने के लिए हम इसका उपाय में क्या करते हैं, चूने का पत्थर वगैरह मिक्स करके डाला जाता है, ताकि अम्ल और क्षार क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्र का वातावरण स्थूल से बना है। अम्ल के सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के हैं, किस अम्ल के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख लीजिए, H2SO4 अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, H2SO4 अम्ल के कारण होता है। पेट में अम्लता के उपचार के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल, प्रत्यय अम्ल, या तो दोस्तों इसको प्रति अम्ल इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रति अम्ल, जिसे एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड पदार्थ कौन सा है, जैसा कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जब
भोजन करते हैं, या तो हमारा दोस्तों जो आमाशय होता है उसमें क्या निकलता है, HCl निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो ये जो HCl अम्ल होता है हमारे पेट में निकलता है। तो अगर हम काफी लंबे समय तक कुछ खाना नहीं खाते हैं तो HCl की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। HCl की मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खट्टा डकार आना आने लगता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। जिसको क्या कहते हैं, एसिडिटी, की हमारे पेट में एसिडिटी हो गया है। क्या हो गया है, एसिडिटी हो गया, कि हमारे पेट में, इसका मतलब हमें अम्ल की मात्रा बढ़ गया है। तो जब एसिडिटी हो जाता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जब देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़े, हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि जब अम्ल के साथ क्षार को मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और पेट में हमारा क्या है, अम्ल है। तो जाहिर सी बात है, जब अम्ल है और हमें इसको उदासीन करना है तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या क्या करेगा, MgCl2 का निर्माण कर लेगा, MgCl2, और साथ ही साथ क्या करेगा, H2O का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा, H2O का निर्माण करेगा, और ये अम्लता को हमारा क्या करेगा, खत्म कर देगा। पेट में अम्लता को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे हमारा दूधिया मैग्नीशियम या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा की बात करें दोस्तों, तो कास्टिक सोडा जो हमारा होता है, NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। और कास्टिक पोटास दोस्तों हमारा अलग चीज होता है, यानी कि कास्टिक पोटास जो हमारा खाद होता है। दंतवलक किससे बना होता है, दंतवलक किससे बना होता है। तो देखिए दोस्तों, दंतवलक यानी कि जो हमारा दांत है, दंतवलक किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए। तो दांत, जो हमारा दांत होता है, या तो जो टीथ होता है, या तो टूथ होता है। तो जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि दांत है, ये क्या है, दांत है। और दांत के ऊपर में दोस्तों एक परत होता है। दांत के ऊपर क्या होता है, एक परत होता है व्हाइट व्हाइट कलर का। दांत के ऊपरी परत में एक परत होता है, क्या होता है, व्हाइट कलर का एक परत होता है। व्हाइट कलर का जो परत होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट रंग का, व्हाइट रंग का क्या होता है, एक परत होता है। क्या होता है, परत होता है, जिसे क्या कहा जाता है, इनेमल या तो दंतवल्क कहते हैं। इनेमल या तो दंतवल्क कहते हैं। तो ये जो दंतवल्क बना होता है, वो किसका बना होता है, वो किसका बना होता है। तो ये दोस्तों CA3PO4 का हॉल 2। तो ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों देखिए, हमारे शरीर में क्या है, हड्डी भी पाया जाता है। हमारे शरीर में क्या है, हड्डी भी पाया जाता है। हमारे शरीर में दोस्तों हड्डी यानी कि बोन बहुत सारे पाए जाते हैं। तो हड्डी की बात करें तो हड्डी में भी हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और साथ ही साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं हड्डी में। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ये CaO, इसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है दोस्तों, बिना बुझा चूना। ये क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र हमने देख लिया। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, जिसे मार्बल भी कहा जाता है, जिसे मार्बल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है। या तो दोस्तों इसी को चौक भी कहा जाता है, इसी को चौक कहा जाता है, इसी को चौक भी कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों सारा डिटेल से हम केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में बता के रखा है, वहां पे जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है, बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने एक पत्ती के नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका नाम क्या है, नेटल। जिसको देखिए दोस्तों, ये नेटल है, लेकिन हम लोग
गांव देहात में इसे अलकुसिया के नाम से जानते हैं। अलकुसिया भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अलकुसिया भी कहते हैं। पता नहीं आपके क्षेत्र में क्या बोलता होगा, लेकिन इसे अलकुसिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मिथेनोइक अम्ल की बात करें तो और किसमें किसमें पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये मिथेनोइक अम्ल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो चींटी में भी पाया जाता है, चींटी में भी पाया जाता है, जो बिच्छू वगैरह डंक मारता है उसमें भी पाया जाता है। चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, और एक क्या होता है दोस्तों, ततैया होता है। क्या होता है? ततैया होता है, भिरनी होता है। इन सारी चीजों में क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और एक बात और दोस्तों, इस मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें और किसमें किसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक सिरका होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं? विनेगर। विनेगर, सिरका या तो विनेगर। तो विनेगर में कौन सा पाया जाता है? विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि खट्टे सिरका हो गया, या तो फिर दोस्तों खट्टे फल, खट्टे फल, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड या तो अम्ल, सिट्रिक एसिड या तो अम्ल पाया जाता है। जैसे कि नींबू, नींबू हो गया, संतरा हो गया, या तो रसीले फल भी हम कह सकते हैं। रसीले फल या तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम दोस्तों दूध या दही की बात करें, दूध या दही की बात करें, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड या तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में, अगर टमाटर या तो पालक की बात करें दोस्तों, टमाटर या तो पालक साग, जो पालक साग होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसी ऑक्जेलिक एसिड के कारण दोस्तों किसी को पथरी होता है। ये ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही पेट में क्या होता है? पथरी होता है, क्योंकि जो पथरी बनता है वो ऑक्जेलिक एसिड का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों, तो CaOCl2 है। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर में है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये खाने वाला सोडा कहलाता है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और सोडियम क्लोराइड क्या है दोस्तों? हमारा नमक है, खाने वाला नमक। ये क्या होता है? खाने वाला नमक होता है। खाने वाला नमक। अब एक होता है दोस्तों धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला का सोडा का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 यहाँ पे Na2CO3 भी कभी कभी पूछा जाता है कि इतने ही दे देगा। कभी कभी क्या करता है, इतना ही देके पूछ लेता है कि इनमें से धोने वाला सोडा कौन सा है। तो यहाँ पे बी नंबर का देख लिया हम लोगों ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा सामान्य खाना पकाने का घटक का निम्नलिखित रासायनिक नाम में से है क्या है? तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या था? खाने वाला सोडा था, जिसका सूत्र हम लोगों ने ये भी देखा कि NaHCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो खाने वाला नमक है। मैग्नीशियम ग्लूटामा, सोडियम बेंजोएट। अभी देखिए सोडियम बेंजोएट की बात करें दोस्तों, तो खाना को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाना को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाना को सुरक्षित रखने के लिए
रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Na2CO3.10H2O। अभी दोस्तों, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या बताया कि जो धोने का सोडा का सूत्र होता है वो क्या होता है, Na, धोने का सोडा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O जो होता है वो धोने वाला का सूत्र होता है, यानी कि धोने वाला सोडा जिसे धोवन सोडा या तो वॉशिंग सोडा कहते हैं। और खाने वाला सूत्र, खाने वाला के बारे में क्या देखा दोस्तों, NaHO3 जो हमारा क्या है, खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा है, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे दोस्तों Na2CO3 किस क्या है, Na2CO3.H2O जो हमारा है ये धोवन सोडा है, क्या है, धोवन सोडा है, यानी कि ए नंबर का वॉशिंग सोडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का हमने क्या देखा दोस्तों, CaOCl2 होता है। और टार्टरिक अम्ल की अगर बात करें दोस्तों तो इसका क्या होता है, टार्टरिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो ये इमली में पाया जाता है, इमली हो गया या खट्टे फलों में, इमली, इमली हो गया, यानी कि इमली में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल की अगर सूत्र की बात करें दोस्तों, टार्टरिक सूत्र की बात करें दोस्तों तो इसका क्या होता है, C4H6O6, ये क्या है, टार्टरिक एसिड का सूत्र हो जाता है। बेकिंग सोडा जो हमारा होता है दोस्तों, खाने वाला सोडा को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है, खाने वाले सोडा को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है, धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर धोवन सोडा की बात करें, जब भी धोवन सोडा का अगर निर्माण करना हो या धावन सोडा का, धोवन सोडा या धावन सोडा का निर्माण की बात करें दोस्तों, धोवन सोडा के निर्माण की बात करें, निर्माण में हमेशा बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हम लोगों ने क्या देखा, CaCaO ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखा। अब एक यहाँ पे दोस्तों और एक चीज का जानकारी हम लोग ले लेते हैं थोथा के बारे में, कि थोथा क्या है और कितने प्रकार का होता है। ये धोवन सोडा के बारे में हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोथा के बारे में देख लेते हैं। थोथा, कि ये थोथा क्या होता है, या तो विट्रॉयल क्या होता है, थोथा या विट्रॉयल क्या होता है, वीटर ऑयल, वीटर ऑयल क्या होता है, विट्रॉयल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, थोथा या विट्रॉयल की बात करें तो ये तीन होता है, मेनली क्या होता है, तीन होता है। एक यहाँ पे क्या दिया गया, हरा थोथा, हरा थोथा, हरा तोता। अच्छा हाँ दोस्तों, इस विट्रोल को कशीस भी कहा जाता है, हरा कशीस, हरा कशीस, हरा कशीस, सफेद कशीस, ये कशीस भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जैसे कि हरा थोता है तो यहाँ पे हरा कशीस भी कह सकते हैं, हरा कशीस हो गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, नीला थोथा, तो यहाँ पे नीला थोथा, नीला थोथा या तो नीला कशीस, नीला थोथा या तो नीला कशीस। और एक होता है दोस्तों सफेद कशीस, क्या होता है, सफेद थोथा या तो सफेद कशीस, सफेद थोथा या तो सफेद कशीस, सफेद कशीस, सफेद कशीस। तो ये दोस्तों तीन प्रकार का होता है। अब देखिए अगर हम हरा तोता की बात करें, हरा थोथा की बात करें दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या होता है, Fe SO4 ये हमारा क्या हो गया, हरा तोता हो गया। अगर हम दोस्तों नीला तोता की बात करें तो इसका क्या होता है, CuSO4.5H2O, 5H2O।
अब सफेद कशिश की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है ZnSO4 डॉट 7H2O 7H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, सफेद कशिश हो गया। तो ये तीन प्रकार का कशिश होता है, हरा थोथा FeSO4 7H2O, नीला थोथा CuSO4 5H2O, और सफेद कशिश या थोथा या कशिश की जगह पर दोस्तों थोथा भी लिख सकते हैं। थोथा या कशिश दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो ZnSO4 7H2O ये हरा कशिश हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। जिप्सम की सूत्र की बात करें तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, बात करें दोस्तों तो ये जिप्सम की सूत्र की बात करें दोस्तों तो क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है 2H2O। जब इसको 373 डिग्री केल्विन पर, जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है यानी कि गर्म। गर्म जब गर्म किया जाएगा तो ये सेम रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा CaSO4 डॉट इस 2H2O जो अणु है, तो इस 2H2O की जगह पर क्या होता है दोस्तों, हाफ H2O हो जाता है। हाफ H2O यानी कि हाफ H2O कभी कभी 0.5 H2O भी हो सकता है। हाफ H2O या तो 0.5 H2O भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो H2O के जगह पर क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ H2O यानी कि डेढ़, पानी का डेढ़ अणु क्या होता है, गायब हो जाता है। पानी का क्या होता है, डेढ़ अणु क्या होता है, गायब हो जाता है, या तो 1.5 अणु गायब हो जाता है। तो ये क्या कहलाता, ये हमारा क्या है, जिप्सन है, जिप्सम है। तो जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन में, ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा गया था रेलवे पिछले 2022 के ग्रुप डी में, कि जिप्सम को कितना डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाना चाहिए, जो कि यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में ट्रांसफर हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ट्रांसफर हो जाए, तो 373 केल्विन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 373 केल्विन ये हमारा जिप्सम, और ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों, पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम, इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब क्या दोस्तों, आधा होता है। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि इसमें क्या है, दो अणु है जल का, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लिख देता हूं दोस्तों। जिप्सम का और नाम क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 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 ये इसको बोल सकते हैं। जिप्सम का ये क्या है, जिप्सम का अन्य नाम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 373 केल्विन में गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में मौजूद क्रिस्टलीकरण अणुओं में पानी की संख्या कितनी है। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा कि CaSO4 डॉट 2H2O ये हमारा क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम में अगर पानी की अणु की बात किया जाए तो कितने अणु है, दो अणु हो जाएगा, दो पानी का अणु है। पानी का क्रिस्टल अणु कितना है, दो है। पानी की अणु या तो क्रिस्टल की संख्या दो है। अगर जिप्सम की बात करें तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ क्या है, पेरिस है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, इसमें जल का अणु कितना है, हाफ H2O है। ये जल का अणु है यानी कि जल का क्रिस्टल है, जल का क्रिस्टल है, क्या है, जल का क्रिस्टल है या तो अणु है,
जल के अणु है या क्रिस्टल है? तो यहाँ पे दोस्तों हाफ यानी कि 1/2 क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इतने ही थे क्वेश्चन दोस्तों हमारे। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, 10th का जो एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड था उसको भी पूर्ण रिवीजन कर चुके हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से दोस्तों इससे रेलवे में क्वेश्चन फंसना तय है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और मजा आया होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको प्रॉफिट लग रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। और अगर दोस्तों पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य कीजिए, ताकि दोस्तों हमें भी कुछ मोटिवेट मिल सके, कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ से टेलीग्राम को ये स्कैन करके आप डायरेक्ट जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।